और नेक्स्ट डिस्कशन हमारा है कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। एक्चुअली सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस हम दोनों ही समझने वाले हैं। अब देखिए, इंडक्टेंस तो हम समझते हैं। इंडक्टेंस क्या है? फ्लक्स चेंज होना, चेंजिंग फ्लक्स जनरेट्स ईएमएफ। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है तो इट जनरेट्स ईएमएफ। दिस इज कॉल्ड इंडक्टेंस। मींस इंड्यूस्ड ईएमएफ का जनरेट होना मैग्नेटिक फ्लक्स बदलने की वजह से। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या है? ठीक है, इसका सिंबल एल है। म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसके लिए सिंबल कैपिटल एन। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या है समझिएगा। अगर किसी कॉइल में करंट जा रहा है, ये कॉइल में मान लीजिए करंट जा रहा है, तो इस खुद के करंट की वजह से इसमें खुद में क्रॉस फील्ड लाइंस हैं, तो इस पे जो फ्लक्स कैलकुलेट हो रहा है, हम कैलकुलेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो एक अलग मुद्दा है। दरअसल हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि कॉइल का सिर्फ हम सेंटर पे आंसर निकाल पाते हैं। ठीक है, पूरी कॉइल का हमें फील्ड चाहिए, तो भले हमसे निकले ना लेकिन जो B डॉट DA का इंटीग्रेशन करके हम आंसर निकालते और B क्या आता? ड्यू टू करेंट इन इटसेल्फ। ये जो भी आंसर आता, ये फ्लक्स कैलकुलेशन जो लिंक आ रहा है, खुद की वजह से खुद पे जो फ्लक्स आ रहा है। ठीक है, हम इस प्रोसेस के लिए सेल्फ इंडक्टेंस डिफाइन कर रहे हैं। अब सेल्फ इंडक्टेंस क्या है जरा ये समझिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि भले हमसे कुछ ना निकले, B की वैल्यू ना निकले, लेकिन ये तय है B इज प्रोपोर्शनल टू I। ये जो B की वैल्यू है वो करंट के प्रोपोर्शनल है। ये करंट अगर मैं डबल करूंगा, तो ये करंट अगर मैं डबल करूंगा तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाएगा। ये तो हमें फॉर्मूला ही पता है, म्यू 0/4 पाई I इंटू 2 पाई बाय R। तो सेंटर पे तो समझ में आता है कि B इज प्रोपोर्शनल टू I, लेकिन किसी और पॉइंट पे भी B इज प्रोपोर्शनल टू I है। भले ही हमें नहीं पता क्यों है, क्योंकि हम यहां से ये एलिमेंट लेते DL, बायोट सावर्ट्स लॉ लगाते, तो म्यू 0/4 पाई I DL क्रॉस R बाय R क्यूब, ये फॉर्मूला बनता। अब dV का हम इंटीग्रेशन लिखते, तो I बाहर लिखा, इंटीग्रेशन म्यू 0/4 पाई I DL क्रॉस R बाय R क्यूब। अब जरा समझिएगा, I बाहर आ चुका है। दिस टर्म इज ज्योमेट्री। करंट तो बाहर आ ही गया क्योंकि करंट तो पूरे हर DL एलिमेंट के लिए करंट सेम है, तो ये पूरा टर्म ज्योमेट्री वगैरह पे डिपेंड करेगा। DL ज्योमेट्री, R वेक्टर ज्योमेट्री, DL क्रॉस R ज्योमेट्री अपॉन R क्यूब ज्योमेट्री। दिस होल टर्म इज ज्योमेट्री। हम सॉल्व कर पाए या ना कर पाए, हम ये तो कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड I के प्रोपोर्शनल होगा, सिर्फ सेंटर पे नहीं, हर जगह। और चूंकि मैग्नेटिक फील्ड I के प्रोपोर्शनल होगा, तो BDA का इंटीग्रेशन भी I के प्रोपोर्शनल होगा। DA भी तो ज्योमेट्री है, B भी ज्योमेट्री है, तो ज्योमेट्री ज्योमेट्री ओवरऑल ज्योमेट्री बनेगा। तो फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू I, और अगर मैं ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाना चाहूं तो एक फैक्टर आएगा, उस फैक्टर को हम L कहते हैं। उस फैक्टर को हम L मीन सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री। ठीक है, तो हम इंटीग्रेट ना कर पाए भले ही, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि फ्लक्स करंट के तो प्रोपोर्शनल होगा। मैं इसको कैसे सोचता हूं कि अगर यहां करंट 2 एम्पियर है, यहां करंट 4 एम्पियर है, तो इसकी वजह से जितनी फील्ड लाइन यहां होंगी, यहां डबल फील्ड लाइन होगी क्योंकि करंट ही डबल है। तो अगर इस पॉइंट पे आंसर B आ रहा है, तो इसका ठीक उसी पॉइंट पे आंसर 2B आएगा। इस पॉइंट पे B डैश आया तो इसका आंसर 2B डैश आएगा। सेंटर पे B डबल डैश, तो सेंटर पे 2B डबल डैश। तो इस पूरे का फ्लक्स कैलकुलेट करने पे फाई आएगा, तो इस पूरे का फ्लक्स कैलकुलेट करने पे 2 फाई आएगा, क्योंकि हर जगह मैग्नेटिक फील्ड डबल हो गया, क्योंकि करंट डबल हो गया। तो चूंकि फ्लक्स फाई की जगह 2 फाई आएगा,
ठीक है, तो करंट डबल करने पे फ्लक्स डबल हो गया, मतलब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो फ्लक्स और आई का था वो इस ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी है और वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये हमारा सेल्फ इंडक्टेंस है। तो खुद के फ्लक्स की वजह से, सॉरी खुद के करंट की वजह से, खुद के करंट की वजह से खुद में जो फ्लक्स पैदा होगा वो ज्योमेट्री का फंक्शन है, और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसी को हम सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हम सेल्फ इंडक्टेंस के कैलकुलेशन करेंगे। रियलिटी यह है कि हम सिर्फ एक ही चीज का सेल्फ इंडक्टेंस निकाल पाते हैं, सोलेनॉइड का। तो पहले सेल्फ इंडक्टेंस हमने डिफाइन क्या किया कि सेल्फ इंडक्टेंस फ्लक्स इक्वल टू एल आई। तो डेफिनेशन का लॉजिक ये था कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एल आई। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्टेंस एल कैन बी डिफाइंड एज can numerically be defined as amount of flux linked with coil due to its own magnetic field when 1 unit current flows through it। ये डेफिनेशन हो गई। तो फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई। तो अगर आई की वैल्यू 1 लोगे न्यूमेरिकली तो फ्लक्स, इसकी वैल्यू फ्लक्स के बराबर आएगी, और ऐसा ही यूनिट है वेबर पर एम्पियर, और इसी को हेनरी कैपिटल एच सिंबल से डिनोट करेंगे। इसको नई ऐसा यूनिट दी गई है, जैसे रेजिस्टेंस का ओम, कैपेसिटर का फेराड, यहां इसका हेनरी। ठीक है, तो फ्लक्स की वैल्यू आ गई हमारी एल आई, और आप इसी को अगर डिफरेंशिएट कर दो तो ईएमएफ इंड्यूस्ड डी फाई बाय डी टी, ईएमएफ इंड्यूस्ड माइनस डी फाई बाय डी टी बनेगा। एल तो कांस्टेंट है तो इट विल बी माइनस एल डी आई बाय डी टी। तो हम चाहें तो इसको रीडिफाइन कर सकते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस कैन न्यूमेरिकली बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ ईएमएफ लिंक्ड व्हेन करंट थ्रू द कॉइल चेंजेस एट रेट 1 यूनिट। अगर इसकी वैल्यू 1 ले लो, रेट की वैल्यू, तो जो वोल्टेज की वैल्यू आएगी वही सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू है। तो आप कैसे भी डिफाइन कर सकते थे, तो मैंने यहां फ्लक्स इक्वल टू एल आई से डिफाइन किया, ये आया। कोशिश करिए समझने की कि फ्लक्स आई के प्रोपोर्शनल क्यों है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आई के प्रोपोर्शनल है, और मैग्नेटिक फील्ड आई के प्रोपोर्शनल है तो इनडायरेक्टली ये भी प्रोपोर्शनल आई जाएगा। ठीक है, तो समझने के लिए हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एल फॉर सोलेनॉइड, लॉन्ग सोलेनॉइड, ये समझ लेते हैं। लॉन्ग सोलेनॉइड में हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता है, तो इसमें करंट जा रहा था आई। ठीक है, तो फ्लक्स लिंक्ड इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन इंटू बी इंटू एरिया। नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, म्यू जीरो एन आई इंटू एरिया। एन टर्न्स है, हर टर्न के साथ मैग्नेटिक फील्ड म्यू जीरो एन आई है इंटू एरिया, और कैपिटल एन कैन बी रिटन एज स्मॉल एन इंटू एल इंटू एरिया। इसको म्यू जीरो एन स्क्वायर, म्यू जीरो एन स्क्वायर, एरिया लेंथ इंटू करंट। तो देखिए फ्लक्स करंट के प्रोपोर्शनल, और ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है दिस इज एल। तो सेल्फ इंडक्टेंस आया इसका म्यू जीरो एन स्क्वायर,
और एरिया इनटू लेंथ कुछ और नहीं, वॉल्यूम है। दरअसल ये इकलौता केस है जिसका हमसे सेल्फ इंडक्टेंस निकल पा रहा है। क्यों? क्योंकि खुद में से जब हमने फ्लक्स निकाला तो खुद के करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ गई वो यूनिफॉर्म आ गई, तो हर कॉइल से निकालने वाला हमसे फ्लक्स निकल पाया। तो n टाइम्स बी ए, बी कितना था ये, और ये यूनिफॉर्म था, ये सिर्फ एक्सिस का नहीं था, पूरे हिस्से का था, इसीलिए हम फ्लक्स निकाल पा रहे हैं। और जरा देखिए n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम ज्योमेट्री है, म्यू जीरो कांस्टेंट है, तो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू इसके लिए हम निकाल पाए। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा कि फ्लक्स आई के प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ये है। ये काफी हद तक आपको कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी इंटू वी, ये है कैपेसिटेंस में था, इसकी डेफिनेशन भी हमने की थी। सॉरी क्या लिख रहा हूं, चार्ज क्यू इक्वल टू चार्ज क्यू वोल्टेज के प्रोपोर्शनल था, सी भी। हमने ये कहा था कैपेसिटेंस कैन न्यूमेरिकली बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन व्हेन 1 यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, डिफाइन किया था। तो Q इक्वल टू सी भी, और C क्या था, एक स्पेशल केस के लिए हमने निकाला था C इसके लिए, तो हमने इसको Q माइनस Q दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड आया कितना, Q बाय एप्सिलॉन नॉट ए, इंटू डी किया, वोल्टेज आ गया Q बाय एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी, और Q इक्वल टू सी भी से कंपेयर किया, तो ये हमारा कैपेसिटेंस आ गया था। तो काफी हद तक एक जैसे लग रहे हैं। और यहां एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ये हमारी सी की वैल्यू आई थी। ज्योमेट्री का फंक्शन है एरिया और डिस्टेंस, एरिया और सेपरेशन। एप्सिलॉन नॉट मीडियम का फंक्शन है, तो ये के मल्टीप्लाई हो रहा था। ऐसे ही इसमें म्यू जीरो है, तो इसमें भी एक म्यू रिलेटिव मल्टीप्लाई होगा, जो हम डिटेल में आगे बात करेंगे कि म्यू रिलेटिव क्या है। लेकिन म्यू रिलेटिव सिंपली क्या है, ये मीडियम की प्रॉपर्टी है, ये परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम है। जैसे आयरन की परमिएबिलिटी या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की परमिएबिलिटी काफी हाई होती है, इवन 500 तक। ठीक है, इसीलिए सॉफ्ट आयरन कोर इसके अंदर डालने पे इसका सेल्फ इंडक्टेंस कई गुना बढ़ जाता है। तो म्यू जीरो आया तो उसके साथ म्यू रिलेटिव आएगा। से एप्सिलॉन आया फ्री स्पेस का, मीडियम डाला के मल्टीप्लाई होगा कैपेसिटेंस, म्यू जीरो आया फ्री स्पेस का, मीडियम डाला म्यू रिलेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मीडियम्स परमिएबिलिटी। तो शायद ये समझ पा रहे होंगे कि मोर और लेस ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर क्या कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने अंदर स्टोर कर रहा था, मींस इट वाज स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ये क्या कर रहा है, इट इज स्टोरिंग मैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, तो एक तरह से मैग्नेटिक कैपेसिटर हो गया, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करने की जुगाड़ है। ठीक है, बस एक डिफरेंस है कि यहां एनर्जी स्टोर करना है तो कैपेसिटर को चार्ज होना चाहिए, इसने क्या कहा, एनर्जी स्टोर करना है तो करंट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये करंट के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करेगा। तो हम पढ़ेंगे अभी कि एनर्जी कितनी स्टोर करेगा। फिलहाल कोशिश करिए समझने की कि आखिरकार सेल्फ इंडक्टेंस है क्या। खुद में से करंट भेजा, खुद से जो फ्लक्स लिंक हुआ वो है। ठीक है, हां एक और चीज मैं टर्म यूज कर देता हूं, बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड। ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, मैं बैक ईएमएफ क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये डी बाई डी टी का अपोजिट है। करंट बढ़ेगा, फिर रिपीट कर रहा हूं, करंट बढ़ेगा तो ये बैटरी अपोज करेगी, घटेगा तो ये बैटरी सपोर्ट करेगी। ठीक है, ये हम अलग से बात करेंगे। तो आप बैक ईएमएफ टर्म लिख सकते हो या सिंपली ईएमएफ इंड्यूस्ड, वो प्लस माइनस तो हम अलग से देखते हैं। तो ये हमारा सेल्फ इंडक्टेंस आया। अब ये म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है ये समझ लेते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस सिंपली क्या है कि एक कॉइल की वजह से किसी दूसरे कॉइल पे जो लिंक होगा, मतलब ये समझिए, एक कॉइल हमारी ये है, ये कॉइल 1 है, ये हमारी कॉइल 2 है। करंट सिर्फ बाहर है, यहां कोई करंट नहीं है,
यहां कोई करंट नहीं है, लेकिन स्टिल यहां फ्लक्स तो आएगा इसकी वजह से। तो फ्लक्स ऑन कॉइल 2 ड्यू टू बी ऑफ कॉइल 1। तो हम कैसे निकालते इस पे फ्लक्स? तो फ्लक्स आता बी डॉट डी ए का इंटीग्रेशन, और जरा समझिए बी इज प्रोपोर्शनल टू आई। यहां जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस करंट के प्रोपोर्शनल होगा, तो ये पूरा का पूरा आंसर उस करंट के प्रोपोर्शनल आएगा। और अगर करंट के प्रोपोर्शनल आएगा तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम एम आई म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। क्योंकि ये अगर करंट डबल करूंगा तो इससे जाने वाला फ्लक्स डबल हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पर डबल हो जाएगा। करंट ट्रिपल करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड ट्रिपल हो जाएगा, फ्लक्स ट्रिपल होगा। तो फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज एम। और एम किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड्स ऑन ऑब्वियसली ज्योमेट्री ऑफ बोथ कॉइल्स। बोथ कॉइल्स का क्यों? क्योंकि बी के कैलकुलेशन में इसका रोल आएगा, और बी कितने एरिया में फैला है उसमें इसका रोल आएगा। तो ज्योमेट्री इसकी भी चाहिए, ज्योमेट्री इसकी भी चाहिए। एंड लेकिन एक नया टर्म और आएगा, रिलेटिव ओरिएंटेशन। इसके रिस्पेक्ट में ये कॉइल रखी कैसे है? क्योंकि अगर ये कॉइल में परपेंडिकुलर ऐसे रख देता तो सोचिए फ्लक्स लिंक ही नहीं होता। कॉइल जब ऐसी थी फ्लक्स लिंक हो रहा है, ऐसी रख दी फ्लक्स लिंक नहीं हो रहा है, क्योंकि बी ए कॉस थीटा आएगा। इसीलिए रिलेटिव ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये निकालने के लिए एक म्यूचुअल इंडक्टेंस का मैं एग्जांपल दिखा देता हूं। तो पहले हम फ्लक्स इक्वल टू एम आई इस डेफिनेशन से लिख लेते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल 1, वैल्यू ले रहा हूं M21, कैन न्यूमेरिकली बी डिफाइंड एज amount of flux linked in coil 2 when 1 unit current flows in coil 1। ये तो फ्लक्स इज इक्वल टू 2 में M21 I1। सोचो सेकेंड कॉइल में कितना फ्लक्स है, ये फर्स्ट कॉइल की करंट पे डिपेंड कर रहा है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट M21। और इवन फर्स्ट कॉइल में कितना फ्लक्स है, ये सेकेंड कॉइल के करंट पे डिपेंड करेगा। मतलब इसकी वजह से उस पे या उसकी वजह से इस पे निकालना हो, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और M21 M12 ये आपस में बराबर होते हैं, और इसकी वैल्यू आती है कैपिटल M। इसी को कैपिटल M कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, या सिंपली म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसको भी कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कह सकते थे L को। तो सेल्फ इंडक्टेंस या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एक ही चीज है, म्यूचुअल इंडक्टेंस या कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन एक ही चीज है। M21 M12 ये आसानी से पचेगा नहीं, लेकिन ये मैं इसका प्रूफ हम नहीं करेंगे, क्योंकि इसका प्रूफ करने के लिए मुझे फिर कुछ नए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे जो सिलेबस में नहीं है। हाँ, ये मैं वेरीफाई करके जरूर दिखा सकता हूं। जरा सोचिए, एक कॉइल ऐसी थी, एक कॉइल ऐसी है, तो जरा सोचिए इसका म्यूचुअल इंडक्शन 0 है, क्योंकि इसमें करंट भेजोगे, अगर आप इसमें करंट भेजोगे, इसमें फील्ड निकालोगे, फ्लक्स निकालोगे, आएगा ही नहीं। तो इसमें करंट भेजने पे इस पे फ्लक्स 0 है। तो अगर इसमें से करंट भेजूं तो ये भी तो परपेंडिकुलर है, इसमें करंट भेजते तो इसकी वजह से इसमें फ्लक्स 0 आता। क्यों? क्योंकि इसकी फील्ड लाइन बनती ऐसी, तो इस तरह की। तो जितनी लाइन बाहर जाती उतनी लाइन अंदर आ जाती।
तो इसकी वजह से इस पे फ्लक्स जीरो है, तो इसकी वजह से इस पे जीरो होगा। तो इसका प्रूफ मैं, हो सकता है अगर बताना होगा तो मैं डिस्कशन में बताऊंगा, क्लास में तो मैं नहीं ले रहा हूं। बहुत ही मुश्किल है प्रूफ, ये समझ लो, बस हमें ये याद रखना है कि एक में करंट भेजो दूसरे का निकाल लो, या इसमें करंट भेजो इसका निकाल लो, एक कोई निकल आया वही दोनों है। तो 2 का विथ रिस्पेक्ट टू 1 या 1 का विथ रिस्पेक्ट टू 2, आंसर सेम आएगा। ठीक है, ये आप पोटेंशियल एनर्जी से याद रखिए, ए के रिस्पेक्ट में बी की एनर्जी लिखना या बी के रिस्पेक्ट में ए की एनर्जी लिखना, दोनों से आंसर सेम आएगा। जैसे डाइपोल में देखा था हमने, डाइपोल की वजह से पॉइंट चार्ज का निकालो या पॉइंट चार्ज की वजह से डाइपोल का निकालो, एनर्जी सेम आई थी। वैसे ही इसको एनर्जी से लेना देना है, इसकी वजह से उसकी या उसकी वजह से इसकी निकालो, सेम है। एक मैं उसका एग्जांपल दे दूंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे कैसे। चलो पहले इसका प्रूफ दे ही देता हूं, छोड़ो बस ना समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, एक कॉइल ये है, इसमें करंट I1 है, ठीक है। दूसरी कॉइल ये है, कुछ कैसे भी रखी हो सकती है, ये करंट I2 है। इसकी वजह से फील्ड लाइन हम निकाल रहे थे। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि परपेंडिकुलर जा रही है, कैसे भी जा रही हूं। तो मैं इस कॉइल पे अगर मैं क्या निकालने की कोशिश कर रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कॉइल 2 ड्यू टू कॉइल 1, और समझिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कॉइल 1 ड्यू टू कॉइल 2, ये तो आंसर पक्का बराबर होंगे, क्योंकि ये इसी को हम इंटरैक्शन एनर्जी कहते हैं। क्योंकि एक डाइपोल की वजह से दूसरे की एनर्जी या उसकी वजह से इसकी एनर्जी निकालो, पोटेंशियल एनर्जी तो सिस्टम की है, सेम आएगी। तो इसकी फील्ड में वो रखा है और उसकी फील्ड में ये रखा है, वर्कडन तो सेम आएगा। तो ये तो कॉमन सेंस है कि ये चीज सेम आएगी। अब हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, कॉइल 2 पहला वाला पार्ट। अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए बहुत बड़ी दिक्कत ये हो गई कि हम इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी इसकी निकालना चाह रहे हैं, समझिएगा अच्छे से। तो हमने क्या किया कि हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला m.b होता है, लेकिन वो फॉर्मूला तभी काम करता है जब b यूनिफॉर्म हो, लेकिन b तो नॉन यूनिफॉर्म है। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, एरिया वेक्टर dA। इसकी फील्ड लाइन हमने ये लिखी, तो इसकी फील्ड लाइन इस पॉइंट पे है B। ये B क्या है, फील्ड ड्यू टू कॉइल 1। तो अब हम अगर इस dA वेक्टर, तो याद करिए कि हम किसी भी कॉइल को छोटे छोटे कई मैग्नेटिक मोमेंट में तोड़ सकते हैं। तो छोटे छोटे dm वेक्टर हैं I टाइम्स dA इस हिस्से का। तो इस छोटे से एलिमेंट की एनर्जी du आएगी dA, तो I2 dA, या मैं dm लिखता हूं, डॉट b का नेगेटिव, और इस छोटे से का dm है I2 dA, ठीक है, डॉट b। ये इसकी एनर्जी है। और B डॉट डी की वैल्यू कितनी है, B डॉट डी I2 तो कांस्टेंट है, तो I2 बाहर निकाल लूं और B डॉट डी अंदर छोड़ दूं, और B डॉट डी इंटीग्रेशन du, इंटीग्रेशन, तो ये u आएगा। और जरा समझिए B डॉट डी क्या है, d फाई, इस छोटे से एलिमेंट से निकलने वाला फ्लक्स। तो इसी को माइनस I2 इंटू फ्लक्स ऑन कॉइल 2 ड्यू टू 1, B डॉट डी का इंटीग्रेशन इस पूरे हिस्से में, और ये आएगा फ्लक्स ऑन कॉइल 2, ये कॉइल 2 है ड्यू टू कॉइल 1, ये एनर्जी आई। तो ये आया पहले पार्ट का आंसर, एनर्जी ऑफ 2 ड्यू टू 1। तो ये आई माइनस I2 फ्लक्स ऑफ 2 ड्यू टू 1, और फ्लक्स ऑफ 2 ड्यू टू 1 बाय डेफिनेशन m2 ड्यू टू 1 इंटू I1, एनर्जी ऑफ 1 ड्यू टू 2,
तो बाय सिमेट्री आप सोच सकते थे सीधे इसकी वजह से इस पे निकालते तो इसका मैग्नेटिक फील्ड, इसका एरिया वेक्टर और बी डॉट डी ये आता एंड इट विल बी -I1 M12 I2। और सिंस एनर्जी ऑफ 1 ड्यू टू 2, एनर्जी ऑफ 2 ड्यू टू 1 हमेशा सेम है और इट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, तो ये आया I2 M21 I1 इज इक्वल टू I1 M12 I2 और M21 इज इक्वल टू M12। ये इसका प्रूफ है। कंप्लीटली स्किप कर सकते हो क्योंकि ये मान के ही चलते हैं कि आपको याद रखना है, ठीक है, लेकिन समझ लो तो बहुत अच्छा है क्योंकि ये आपको याद दिलाएगा इस चीज की कि इस डाइपोल की वजह से आप इस डाइपोल पे एनर्जी निकाल लो, जैसे ये थीटा होता, ये P1 ये P2। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी होती तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसका डॉट ले लो, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता 2kP1/r3। अब डॉट लेते -P2 2kP1/r3 इंटू कॉस थीटा, ये एनर्जी है, ये एनर्जी ऑफ 2 ड्यू टू 1 है। आप उल्टा भी कर सकते थे, 1 ड्यू टू 2 निकालते, दो कंपोनेंट आते, आंसर सेम आता, ठीक है। तो जैसे हम वहां कर सकते हैं वैसे ही यहां कर सकते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है कि आपको एक और चीज पता चल गई कि आप पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन भी जानते हैं, जो कि वैसे कभी यूज होने वाला नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 कॉइल्स इज इक्वल टू इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी -M I1 I2। ये यूज नहीं होगा, सिलेबस में नहीं। तो दो कॉइल की आपस की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो M I1 I2 ये एनर्जी आएगी, ठीक है। तो ये सिर्फ M12 M21 प्रूव करने के लिए, बाकी आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है अगर आप ये रट ले रहे हैं तो, ठीक है। बस क्यूरियोसिटी थी तो उसका मैंने जस्टिफिकेशन दिया, इवन ये भी यूज नहीं होने वाला कहीं। चलो तो अब हम कैलकुलेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है M12 M21 आपस में बराबर है। तो एक में करंट भेजो, दूसरे में निकाल दो। एग्जाम्पल 1, ये एक कॉइल है, एक छोटी कॉइल है, ये स्मॉल r कैपिटल R, फाइंड M। सिर्फ इतना लिखा होगा, कॉइल करंट नहीं दिया होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए, क्योंकि ये तो ज्योमेट्री और ओरिएंटेशन की प्रॉपर्टी है, करंट की प्रॉपर्टी नहीं है। तो करंट हमें मानना पड़ेगा। और इसमें एक और इंफॉर्मेशन दी गई है, ये स्मॉल r काफी छोटा है, तो या तो अंदर करंट भेज के बाहर का निकाल लो या बाहर करंट भेज के अंदर का निकाल लो। तो अंदर करंट भेज के बाहर का निकालना मुश्किल है क्योंकि हम और कहीं आंसर नहीं निकाल पाते। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन में बाहर करंट भेज दूं I, तो इसकी वजह से जो फील्ड आएगी पूरे में डॉट आएगी, ठीक है। ये हमारी छोटी सी कॉइल है, तो फ्लक्स थ्रू स्मॉल कॉइल, स्मॉलर कॉइल, ये आएगा B ड्यू टू लार्जर कॉइल इनटू एरिया, सीधे आप लिख सकते हैं। और B ड्यू टू लार्जर कॉइल कितना है, μ0/4π 2I इंटू 2π बाय कैपिटल R, एरिया πr²। ऐसा क्यों कर पाए, क्योंकि ये कॉइल काफी छोटी है, काफी छोटी है, तो ये वाली रेडियस हमारी R काफी बड़ी है और मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर का है वही पूरे पे मान लिया हमने। तो हम फ्लक्स निकाल पा रहे हैं, तो ये फ्लक्स आया और इसमें से μ0 2π से 2, तो πr² बाय 2r इंटू I। और ये वाला टर्म हमारा क्या हो गया, कैपिटल M। जो I के साथ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वही कैपिटल M है। आप उल्टा भले ना निकाल पा रहे हो इसकी वजह से इस पे, लेकिन वैल्यू तो M की यही आएगी, ठीक है। हाँ, यहां ओरिएंटेशन का यूज हुआ है। अगर ये कॉइल किसी थीटा पे होती
तो एक इसके साथ कॉस थीटा या साइन थीटा आ जाता। तो एक में करंट भेजेंगे, उसकी वजह से दूसरे में निकाल लेंगे। एक बार फ्लक्स निकल आया तो ईएमएफ निकालना माइनस एम डी आई बाय डी टी, सीधा ही आ जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल 2 देख लो। एक कॉइल ये है, ये स्मॉल एल, इसके नंबर ऑफ टर्न्स N2, इसके नंबर ऑफ टर्न्स N1, इसकी रेडियस R, इसकी रेडियस स्मॉल r। ठीक है, फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। मतलब एक सोलेनॉइड के अंदर दूसरा एक सोलेनॉइड रखा है, अब इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस चाहिए। तो हम एक में करंट भेजेंगे, दूसरे का आंसर निकालेंगे। तो ये हमारा लॉन्ग सोलेनॉइड है, ये हमारा शॉर्ट सोलेनॉइड है। हम फील्ड लॉन्ग सोलेनॉइड की जानते हैं, शॉर्ट की तो हर पॉइंट पे वेरिएबल होगी। तो इसकी वजह से व्हाइट वाले पे निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन व्हाइट वाले की वजह से येलो वाले पे निकालना बहुत आसान है, क्योंकि व्हाइट वाले का मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो हम क्या करेंगे, फ्लक्स ऑन स्मॉलर लूप ड्यू टू फील्ड ऑफ लॉन्गर लूप, लॉन्ग सोलेनॉइड कैरिंग करंट आई। करंट हम मान लेंगे कि इसमें करंट आई होता, तो फ्लक्स आता नंबर ऑफ टर्न्स इंटू बी इंटू एरिया। स्मॉलर कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N2 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, L का मल्टीप्लाई करो। मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाले का म्यू 0 N1 I। एरिया किसका, ध्यान दीजिए हम फ्लक्स इससे निकाल रहे हैं, तो एरिया छोटा वाला पाई स्मॉल r स्क्वायर, फ्लक्स हम इससे निकाल रहे थे। तो ये आया म्यू 0 N1 N2 पाई r स्क्वायर L इंटू करेंट I, एंड दिस होल टर्म इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इसकी वजह से इस पे या इसकी वजह से इस पे ये आएगा। मतलब अगर हमें सीधे करंट पता होगा, अगर मुझे करंट मिल जाता और M पता होता, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके सीधे फ्लक्स निकल आता। ठीक है, और अगर EMF इंड्यूस्ड पूछा होता स्मॉलर कॉइल में, तो ये आएगा M डी आई बाय डी टी, फ्लक्स लिंक्ड MI, इसका डेरिवेटिव EMF। ठीक है, तो हमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है इनके, बहुत ही गिने चुने चीजों के हम कैलकुलेशन कर पाएंगे। जनरली हम सोलेनॉइड में इंटरेस्टेड हैं। सेल्फ इंडक्टेंस भी निकाल लिया था, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस भी निकाल लिया। बस सेल्फ इंडक्टेंस में हमने क्या किया था कि खुद में से करंट भेजा, दरअसल सेल्फ इंडक्टेंस सिर्फ इसी का निकाल पाए थे। इसमें करंट भेजा तो इसमें फ्लक्स निकाला NBA, और नंबर ऑफ टर्न्स N इंटू L, B म्यू 0 NI इंटू एरिया, तो ये बन गया म्यू 0 N स्क्वायर AL इंटू I। तो ये हमारा म्यूचुअल सेल्फ इंडक्टेंस था, म्यू 0 N स्क्वायर वॉल्यूम। म्यूचुअल, एक में करंट भेजो, दूसरे पे निकालो। तो शायद आपको दोनों के कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और ये फील भी आना चाहिए कि निकाल कैसे रहे। तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उन क्वेश्चन को ट्राई करना है आपको। चलो, तो 3 क्वेश्चन है। पहले में, व्हेन 3 एम्पियर करंट पासेस थ्रू अ कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 12 मिली वेबर इज लिंक्ड विद इट। तो खुद में करंट भेजने से खुद में ये लिंक हुआ है। फाइंड L, ऐसा यूनिट हेनरी है, H। फ्लक्स लिंक्ड इफ करंट इक्वल टू 10 एम्पियर। EMF इंड्यूस्ड इफ करंट इन इट चेंजेस एट रेट दिस। चौथे में, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन कॉइल। हालांकि मैंने ये प्रूफ नहीं बताया, अभी अगले डिस्कशन में प्रूफ लूंगा। फिलहाल हाफ LI स्क्वायर फॉर्मूला सीधे लगा देना। ठीक है, ये निकलेगा जैसे हाफ CV स्क्वायर उसमें निकला था, इसमें हाफ LI स्क्वायर निकलेगा। तो ये मैं ये प्रूव करूंगा भी, एनालॉजी भी दिखाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन करंट चेंजेस एट रेट 10 एम्पियर पर सेकेंड इन कॉइल A, EMF ऑफ 40 मिली वोल्ट इज इंड्यूस्ड इन कॉइल B। इतना भेजने पे इतना EMF दूसरी कॉइल में आया, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है,
सेकंड क्वेश्चन उल्टा पूछा है, ईएमएफ करंट इन, पहले में भी ए ही था ना, बी, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए इफ करंट इन बी चेंजेस एट 4 एम्पियर पर सेकेंड, जस्ट पलट दिया। चलो थर्ड में, कॉइल ए में 4 एम्पियर है, कॉइल बी में 3 एम्पियर। तो 1 का फ्लक्स 2 की वजह से, 2 का फ्लक्स 1 की वजह से, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन क्या आएगा। हालांकि ये रिजल्ट याद नहीं रखना, ठीक है, अभी हमने डिराइव किया था तो उससे देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 में म्यूचुअल इंडक्टेंस, ए की ये वायर है और ए की ये लूप है, ए एल बी। तो इस वायर की वजह से इस पे या इसकी वजह से इस पे म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। सेकंड में दो स्क्वायर कॉइल्स हैं, बी बी, ए काफी छोटा है बी के मुकाबले, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन आपको निकालना है। तो ट्राई करो तीनों। चलो तो सॉल्यूशन देखें। तो देखिए, जब हमने इसमें 3 एम्पियर करंट भेजा तो खुद से जो फ्लक्स जनरेट हुआ वो आता एल आई, लेकिन फ्लक्स कितना है 12 मिली वेबर, एल करंट कितना है 3 एम्पियर, तो एल की वैल्यू 12/3 4 मिली वेबर पर एम्पियर, उसी को हेनरी कहते हैं। तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस 4 मिली हेनरी, पहला पार्ट हो गया। अब पूछा है फ्लक्स लिंक्ड इफ करंट इक्वल टू 10, तो सिंपल सी बात है, फ्लक्स इक्वल टू एल आई अब हम लगा सकते हैं। करंट की वैल्यू 10 है, फ्लक्स की वैल्यू 4 है, सॉरी एल की वैल्यू 4 है, इट इज 40 मिली वेबर, ठीक है। लीनियर वेरिएशन, 3 एम्पियर पे 12 तो 10 एम्पियर पे कितना। ईएमएफ इंड्यूस्ड, तो अब हम लिखेंगे फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई, तो ईएमएफ कितना है d∅/dt, ये ईएमएफ है, इज इक्वल टू एल di/dt, नेगेटिव आता, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो ईएमएफ कितना है पूछा गया है, एल कितना है 4 मिली हेनरी, di/dt कितना है 5 एम्पियर पर सेकेंड, सभी एसआई यूनिट है तो ये 20 एसआई यूनिट में मतलब मिली वोल्ट, तो थर्ड का आंसर 20 मिली वोल्ट। लास्ट मैग्नेटिक एनर्जी कितनी है, तो हाफ एल आई स्क्वायर, एल कितना है 4 मिली, करंट कितना है इसमें ये पता बता ही नहीं किसका करंट, किसकी बात चल रही है, तो मैं इसी का आंसर मान लेता हूं 3 एम्पियर के करंट का, 3 का स्क्वायर तो 18 मिली जूल, तो इसका आंसर 18 मिली जूल। मैंने करंट 3 एम्पियर एज्यूम करा है इसमें कॉइल में, जो ओरिजिनली गिवन था, ठीक है। तो सीधे सीधे फॉर्मूलेज थे। क्वेश्चन 2, व्हेन करंट चेंजेस एट रेट 10 एम्पियर पर सेकेंड इन कॉइल ए, तो देखो एक कॉइल ए है, एक कॉइल हमारी बी है, या ए ही 1 है ये 2 है, तो इसमें करंट गया कितना 10 एम्पियर पर सेकेंड। तो देखिए फ्लक्स इन बी इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस करंट इन ए, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं पता, लेकिन हाँ हम ईएमएफ में इंटरेस्टेड है, ईएमएफ बी एम di/dt, तो बी में ईएमएफ कितना डेवलप हुआ 40 मिली वोल्ट, म्यूचुअल इंडक्टेंस पता नहीं, करंट 10 एम्पियर पर सेकेंड, सब ऐसा यूनिट चल रहा है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आया 4 मिली हेनरी। ये सोच पा रहे हो कि म्यूचुअल और सेल्फ इंडक्टेंस की एसआई यूनिट तो सेम ही आनी थी, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस 4 मिली हेनरी, पहले का आंसर। दूसरे में ईएमएफ इन ए, तो इसके लिए मैं लिखूंगा म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू di/dt इन बी, क्योंकि फ्लक्स इन ए m टाइम्स करंट इन बी, इसके करंट की वजह से उस पर फ्लक्स। तो ईएमएफ इन ए पूछा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस मैं निकाल चुका हूं, क्योंकि चाहे एम ए बी लिखूं या चाहे एक्चुअली ये एम क्या था बी ए, ये एम क्या है ए बी, लेकिन दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो ये 4 मिली इंटू 4 एम्पियर पर सेकेंड,
तो ये 16 मिली वोल्ट ये आंसर। चलो थर्ड क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन, कॉइल 1 कैरीज 4 एम्पियर, कॉइल 2 कैरीज 3 एम्पियर। तो इसमें 4 एम्पियर है, इसमें 3 एम्पियर है, हमें क्या निकालना है? फाइंड फ्लक्स 1 ड्यू टू 2, तो M12 इंटू I2। तो 1 में फ्लक्स निकालना है दूसरे की वजह से, तो पहले का ये, अब ये म्यूचुअल इंडक्टेंस तो सेम ही आएगा 4 मिली हेनरी इंटू दूसरे का करंट 3, तो 12 मिली वेबर। फ्लक्स इन 2 ड्यू टू 1, M2 ड्यू टू 1 इंटू I1, उसमें करंट की वजह से इसमें फ्लक्स। सिंबल देखिए कैसे लिख रहा हूं, हालांकि वैल्यूज बराबर है म्यूचुअल इंडक्टेंस की, इंटू करंट 1 4 एम्पियर, इट इज 16 मिली वेबर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरैक्शन U का हमने फॉर्मूला निकाला MI1 I2। हाँ, एक खास बात है कि ये माइनस और प्लस का क्या रोल है, ठीक है? माइनस और प्लस का रोल ये है अगर करंट सेम डायरेक्शन में है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ये 4 एम्पियर और 3 एम्पियर सेम डायरेक्शन में, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट, इसका मैग्नेटिक मोमेंट और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस M वेक्टर के पैरेलल है, तो एनर्जी नेगेटिव आएगी। और अगर इसी में ये ऐसा होता, अब जरा देखिएगा, इसका B इधर है लेकिन इसका M इधर है, तो यहां एनर्जी आएगी प्लस M I1 I2, यहां एनर्जी है माइनस M I1 I2। तो अगर मैंने सेम डायरेक्शन में माना तो आंसर नेगेटिव आएगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस 4 मिली हेनरी, I1 4 एम्पियर, I2 3 एम्पियर, 48 मिली जूल। तो अगर दोनों की करंट की टेंडेंसी सेम है, दोनों क्लॉकवाइज हैं, तो आंसर नेगेटिव है। एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव है। और बात सही भी है, ये दो इलेक्ट्रिक डाइपोल में एनालॉजी समझो ऐसे हैं और यहां डाइपोल की एनालॉजी कुछ ऐसी है। तो डाइपोल पैरेलल है तो एनर्जी नेगेटिव आती है, एंटी पैरेलल है तो एनर्जी पॉजिटिव आती है, ठीक है? तो मैं इसको वैसे ऐसे याद रखता हूं, इसका नॉर्थ साउथ ले सकता हूं, रिपल्शन में एनर्जी पॉजिटिव आती है, और अगर ये ऐसा है तो साउथ नॉर्थ ऐसा होगा, मतलब इनमें अट्रैक्शन होगा और अट्रैक्शन में एनर्जी नेगेटिव आती है, रिपल्शन में एनर्जी पॉजिटिव आती है। तो मैं ऐसे सोच लेता हूं कि दो डाइपोल अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं, तो हमने देखा इस इन डाइपोल को बार मैग्नेट से रिप्लेस किया, नॉर्थ साउथ पास में अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्शन मतलब एनर्जी नेगेटिव, और ऐसे रखे हैं तो नॉर्थ रिपेल करेंगे, रिपल्शन मतलब एनर्जी पॉजिटिव। ऑल्दो इट इज नॉट देयर इन सिलेबस, लेकिन ये पता हो तो बड़ी अच्छी बात है कि हम कॉइल की आपस की एनर्जी लिख पा रहे हैं, हमारी एनालॉजी इलेक्ट्रोस्टैटिक से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? तो याद रख भी लो तो अच्छी बात है। एक और पूछा था, लास्ट क्वेश्चन, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है इन दोनों केसेस में। तो देखिए, इसमें करंट भेज के इसमें निकालना बिल्कुल आसान है। तो ये डिस्टेंस A था, ये डिस्टेंस हमारा L ये था, तो इसकी वजह से इस पे निकालते, इंटीग्रेट करते, 1 करोड़ बार इंटीग्रेट कर चुके हैं ये। तो μ0 अपॉन 4 पाई 2i बाय x इंटू ये लेंथ क्या है b dx इंटीग्रेशन a से l, तो μ0 अपॉन 4 पाई 2i b log a अपॉन a प्लस l बाय a, ये बना। i को बाहर ले लो, ये हमारा m है, यहां से यहां तक i अलग कर दो, ये m है। इसमें एक छोटा सा डाउट ये उठता है कि इस कॉइल की, इसकी वजह से, इस पे तो समझ में आ रहा है, इसकी वजह से एक वायर पे फ्लक्स का क्या मीनिंग है? तो रियलिटी इसमें यह है कि ये जो वायर हमने बनाया है ये दरअसल पूरा नहीं बनाया है, ये इधर इंफिनिटी, इधर इंफिनिटी,
इधर इन्फिनिटी, इधर इन्फिनिटी। दरअसल ये एक सिंगल वायर ना होके एक इनफाइनाइट लूप हमने एज्यूम किए, मतलब ये यहां डिस्टेंस इन्फिनिटी है, यहां इन्फिनिटी, यहां इन्फिनिटी। तो दरअसल जब हम इस वायर की वजह से इस पे निकाल रहे हैं तो कैलकुलेशन में सिर्फ इसी का असर आ रहा है, क्योंकि ये इनफाइनाइट अवे, इनफाइनाइट अवे, इनफाइनाइट अवे। और जब हम इसकी वजह से निकालेंगे, इसकी वजह से, तो आपको पूरा लेना पड़ेगा। हालांकि हम निकाल ही नहीं पाएंगे क्योंकि इसका बहुत मुश्किल होगा बाकी जगह निकालना। तो इसकी वजह से बड़े सिस्टम पे अकेले वायर पे नहीं निकालना है, इस वायर को, पूरी लूप को बंद करो, इस लूप पे आंसर निकालना है। ठीक है, वो निकालना काफी मुश्किल था, लेकिन समझ में आ रहा है फ्लक्स तो आएगा, क्योंकि जैसे अगर मैंने करंट यहां भेजा तो इसकी खुद की फील्ड लाइन यहां क्रॉस होंगी, बाहर डॉट होंगी, तो जितनी क्रॉस है उतनी डॉट होंगी, लेकिन डॉट पूरे स्पेस में मौजूद है। तो इस हिस्से में हम कुछ ना कुछ जो फ्लक्स होता वो निकाल पाते, लेकिन फिलहाल कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो बस ये मैंने क्यों बताया कि इसकी वजह से इस पे समझ में आता है, इसकी वजह से एक वायर पे कैसे है, तो ये एज्यूम करिए वायर नहीं है, ये इनफाइनाइट लूप है ऐसी। चलो नेक्स्ट पार्ट, ये तो बहुत ही आसान है। तो बाहर हम करंट भेजेंगे फॉर ऑब्वियस रीजंस कि हम बाहर क्यों ले रहे हैं। तो इसका सेंटर पे निकाल दो, वही ये होगा क्योंकि स्मॉल है, और सेंटर पे निकालते ये 45 डिग्री बनते। तो 45 मतलब μ0 अपॉन 4 पाई I बाय B बाय 2, डिस्टेंस B बाय 2 इंटू 1/√2 प्लस 1/√2 का 4 गुना इंटू B स्क्वायर, ये फ्लक्स है। तो I के अलावा जो बचा वो हमारा M है। तो ये कैलकुलेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस था। ठीक है, चलो तो अगला डिस्कशन हमारा है एनर्जी स्टोर्ड इन कॉइल कैरिंग करंट I। तो इस कॉइल में हमने करंट I भेजा, तो इस I की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आई, मैग्नेटिक फील्ड है तो एनर्जी होगी ये। तो हम वो एनर्जी की बात कर रहे हैं, वो एनर्जी कैसे बनी, तो समझने की कोशिश करिए। है बड़ा सिंपल सा, अगर मैंने इसमें करंट भेजा तो इसके करंट की वजह से इस पर फ्लक्स आया होगा कितना, Li। और ये करंट इनिशियली समझिए कि कॉइल में करंट 0 था, इससे आपने कॉइल में करंट I पैदा किया, तो यहां से यहां तक करंट बढ़ रहा था, इसका मतलब फ्लक्स बढ़ रहा था। और अगर फ्लक्स बढ़ रहा था तो जो बैटरी बनती वो फ्लक्स को अपोज करती, मतलब करंट को अपोज करती। मींस ये अगर फाइनल I0 है तो लेट एट एनी टाइम t, लेट एट टाइम t current in coil is I। करंट I एंड इंक्रीजिंग, ठीक है। और करंट इंक्रीज कर रहा है तो इस पे जो एक इक्विवेलेंट बैटरी बनेगी EMF E, तो फ्लक्स हमारा Li है, EMF हमारा -LdI/dt है। और ये क्या कर रहा है, अपोजिस ग्रोथ ऑफ करंट, क्योंकि करंट बदलने की वजह से ही फ्लक्स बदल रहा है। तो वर्क डन अगेंस्ट दिस बैटरी, dW इज इक्वल टू बैटरी का EMF इंटू करंट। बैटरी का EMF इंटू करंट, ये पावर है, इंटू टाइम dt। याद करिए कि बैटरी का अगर वोल्टेज EMF E है, करंट I है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, तो पावर एब्जॉर्ब्ड कितनी होती है, EI। तो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड कितनी होगी, EI dt। तो पावर एब्जॉर्ब क्यों, बैटरी अपोज कर रही है, तो LdI/dt, अपोज ऑलरेडी ले चुका हूं तो एक्स्ट्रा नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं, I dt। ये dW, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बन गया।
dt dt कट गया, तो dw इज इक्वल टू एल आई डी आई, इंटीग्रेशन कर दो, लिमिट 0 से आई नॉट है, तो ये बना हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। और जितना भी हम वर्क कर रहे हैं या जो भी वर्क कर रहा है, द वर्क इज बीइंग स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी इनसाइड द कॉइल। तो जो भी हमने वर्क किया वो मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, एंड इट इज वेरी मच सिमिलर टू हाफ सी वी स्क्वायर। तो ये एनर्जी स्टोर का एक्सप्रेशन है, हाफ एल आई स्क्वायर। चलो, तो हमारा डिस्कशन इसमें आया कि अगर इसमें से करंट आई गया तो फ्लक्स लिंक्ड एल आई। ठीक है, एनालॉजी हम कैपेसिटर के साथ देखें तो इस पे अगर चार्ज Q है तो चार्ज Q इक्वल टू सी वी। फ्लक्स ये है, पोटेंशियल डिफरेंस ये आया डी फाई बाय डी टी माइनस एल डी आई बाय डी टी। नेगेटिव ये शो कर रहा है कि ये करंट की ग्रोथ को अपोज करेगा। अगर करंट बढ़ रहा है तो अपोज करेगा, घट रहा है तो सपोर्ट करेगा। लेकिन यहां पोटेंशियल डिफरेंस सीधे Q बाय सी है। और किस तरफ वोल्टेज पॉजिटिव है, प्लस की तरफ ज्यादा बड़ा, नेगेटिव की तरफ छोटा। यहां पोटेंशियल डिफरेंस का ये मैग्नीट्यूड है, साइन कैसे पता चलेगा वो हम ऐसे समझते हैं। देखिएगा, मान लो ये 4 हेनरी का इंडक्टर होता, करंट 2 एम्पियर पर सेकेंड से इंक्रीज हो रहा है, और अगर करंट बढ़ रहा है तो जो बैटरी बनेगी इसकी उल्टी बनेगी। और कितनी, एल डी आई बाय डी टी, 8 वोल्ट की उल्टी बैटरी। और अगर इसी में मान लो करंट 3 एम्पियर पर सेकेंड से डिक्रीज हो रहा होता तो ये बैटरी इस तरह बनती, ये करंट को सपोर्ट करती। और कितनी, मान लो ये 4 हेनरी है तो ये 12 वोल्ट की बैटरी सपोर्ट करेगी। तो बैटरी की डायरेक्शन क्या है, करंट को अपोज करते हुए एल डी आई बाई डी टी। तो ये, तो हम इसको कैसे सोचते हैं, ऐसे। अब जरा समझिए, अपने आप समझ में आ जाएगा कि अगर डी आई बाई डी टी पॉजिटिव है, अगर डी आई बाई डी टी पॉजिटिव है तो ये टर्म पॉजिटिव है, वाकई में बैटरी अपोज कर रही है। लेकिन अगर डी आई बाई डी टी नेगेटिव है तो आंसर आ जाएगा नेगेटिव, मतलब बैटरी सपोर्ट करने लगेगी। तो इसकी इक्विवेलेंट बैटरी हम ऐसी बनाते हैं और इसकी इक्विवेलेंट बैटरी हम ऐसी बनाते हैं, Q बाय सी। इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, पॉजिटिव की तरफ बड़ा डंडा, नेगेटिव की तरफ छोटा। लेकिन यहां पे हमें आई पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये आई के रेट ऑफ चेंज पे डिपेंड कर रहा है कि डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी ऐसी बैटरी बना दो, या आप कॉमन सेंस से सोचो कि करंट बढ़ेगा तो अपोज करेगा, घटेगा तो सपोर्ट करेगा। देखिए, ये बैटरी इस करंट, इस तरफ करंट भेजना चाह रही है, सपोर्ट कर रही है, ये इस तरफ भेजना चाह रही है, अपोज कर रही है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। एनर्जी स्टोर्ड या मैग्नेटिक फील्ड, कितना है, म्यू 0 एन आई। अगर सोलेनॉइड है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इलेक्ट्रिक फील्ड Q बाय एप्सिलॉन नॉट ए। तो क्यों ना हम म्यू रिलेटिव टर्म भी इंट्रोड्यूस ही कर लें, चार्ज के प्रोपोर्शनल है, ये करंट के प्रोपोर्शनल है। तो मैग्नेटिक फील्ड है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड है। एनर्जी आई इसकी हाफ एल आई स्क्वायर, और यहां एनर्जी आई हाफ सी वी स्क्वायर। तो यहां मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो रही है, यहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो रही है। फॉर्मूले रफली सेम है, हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यहां एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बी स्क्वायर बाय 2 म्यू 0। ये वेरीफाई करके दिखा सकता हूं मैं, सोलेनॉइड के लिए वेरीफाई कर लेते हैं। तो सोलेनॉइड के लिए वेरीफाई करते हैं तो पूरे में एनर्जी हमारी स्टोर्ड है, और एनर्जी स्टोर्ड है हाफ एल आई स्क्वायर। हाफ एल कितना है, म्यू 0 एन स्क्वायर वॉल्यूम आई स्क्वायर, ये एनर्जी है। तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम कितना है, हाफ म्यू 0 एन स्क्वायर आई स्क्वायर। म्यू 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो म्यू 0 एन आई होल स्क्वायर,
तो b स्क्वायर बाय 2 म्यू 0, ये एनर्जी डेंसिटी का वेरिफिकेशन है। ठीक है, यहां भी हमने इसी तरीके से एनर्जी डेंसिटी वेरीफाई की थी कैपेसिटर में कि एनर्जी इसकी कितनी है, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी इंटू वी स्क्वायर। इसी को वॉल्यूम एरिया इंटू डी से डिवाइड कर दिया था, ये बना, तो एरिया से एरिया कटा, हाफ एप्सिलॉन नॉट वी बाय डी का होल स्क्वायर, और वी बाय डी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दोनों में हमने एनालॉजी इस तरह देख ली। तो एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, ऑल्दो हमने सोलेनॉइड के लिए वेरीफाई किया है, ये ट्रू हमेशा होता है। तो एनर्जी स्टोर्ड हाफ एल आई स्क्वायर, फ्लक्स एल आई, पोटेंशियल डिफरेंस माइनस एल डी आई बाय डी टी। ठीक है, हाफ एल आई स्क्वायर वही पोटेंशियल डिफरेंस इंटू डी टी इंटू करेंट, इसका इंटीग्रेशन है। इसके प्रूफ में भी याद करिए क्यू बाय सी डी क्यू का इंटीग्रेशन था, तो क्यू स्क्वायर बाय 2c बना, इसमें एल डी आई बाय डी टी, ई एम एफ इंटू आई डी टी, इसका इंटीग्रेशन, हाफ एल आई स्क्वायर हो गया। तो मेरे ख्याल से दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसमें। ठीक है, ये रिजल्ट याद रखने हैं। और सेल्फ इंडक्टेंस सोलेनॉइड का सिर्फ एक ही हमने निकाला है, म्यू 0 एन स्क्वायर वॉल्यूम, ये सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस। कैपेसिटर में हमने एक से ज्यादा कैपेसिटर पढ़े थे। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल, जनरली यूज यही होता था। यहां पे हमने एक ही तरह का सोलेनॉइड पढ़ा है। ठीक है, तो ये जो एनर्जी लिख रहे हैं ये कैपेसिटर की सेल्फ एनर्जी है। तो आप चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं इसी को, ये चार्ज Q है, ये करंट I है, तो इसकी सेल्फ एनर्जी कितनी है, हाफ एल आई स्क्वायर, इसकी सेल्फ एनर्जी कितनी है, Q स्क्वायर बाय 2c 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। लेकिन अगर ऐसे प्लस और माइनस 2 होते, या Q1 और Q2 2 होते, तो एनर्जी में टर्म आता इसका सेल्फ और एक इंटरैक्शन टर्म आता। वैसे 2 कॉइल अगर होती तो इसकी सेल्फ और इनका आपस में इंटरैक्शन, 3 टर्म आएंगे। टोटल एनर्जी अगर निकालनी है तो मैं हालांकि एक्सप्लेन कर ही देता हूं इसका एक एग्जांपल लेके, सो दैट याद आ जाए आपको। तो ये समझने के लिए मैं ऐसे लेता हूं, इस पे चार्ज Q है, इस पे चार्ज Q1 और Q2 ले लेता हूं। अब इसमें हमें लिखना था शेल्स हैं, है ना, टोटल एनर्जी। तो एक तो तरीका था हाफ एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर होल स्क्वायर 4 पाई R स्क्वायर डी आर, लिमिट R1 से R2 प्लस R2 से इंफिनिटी, हाफ एप्सिलॉन Q1 प्लस Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर होल स्क्वायर 4 पाई R स्क्वायर डी आर। मतलब हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां है, एक बाहर है, टोटल वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन कर दिया, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डीवी का। या हमारे पास तरीका था सेल्फ एनर्जी ऑफ Q1, सेल्फ एनर्जी ऑफ Q2, इंटरैक्शन ऑफ Q1 विथ Q2। अब सेल्फ एनर्जी ऑफ Q1 की खुद की एनर्जी क्या है, अकेला एक सिस्टम मान है, तो Q1 होल स्क्वायर बाय 2c, अकेला एक मानते। Q2 अकेली आउटर शेल की एनर्जी क्या है, R2। आपस में इंटरैक्शन की एनर्जी क्या है, तो Q1 की वजह से Q2 की एनर्जी, तो ये लिखते Q2 इंटू Q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। ये सिंपली लिखा है पोटेंशियल ड्यू टू Q1। इसका चार्ज इसका वोल्टेज, इसका चार्ज इसका वोल्टेज आपस में मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आया।
यहां क्या आया, खुद की वजह से खुद पे निकाला, तो ये कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा, अकेला एक कैपेसिटर। ये अकेला एक कैपेसिटर है, एक आइसोलेटेड आइसोलेटेड और इसकी वजह से इस पे, तो टोटल 3 टर्म आते। इसके इंटीग्रेट करोगे यही आंसर आएगा फाइनली जोड़ने पे। बिल्कुल वैसा ही मैं यहां कहना चाह रहा हूं, एक कॉइल ऐसे है, I1 I2। अब इसमें टोटल एनर्जी लिखते तो हम ये तरीका नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड हर जगह निकालना नहीं आता, लेकिन हम लिख सकते हैं सेल्फ एनर्जी ऑफ 1 सेल्फ एनर्जी ऑफ 2 प्लस एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन। सेल्फ एनर्जी ऑफ 1 हाफ L1 I1 स्क्वायर, हाफ L2 I2 स्क्वायर प्लस M I1 I2, ये हमने निकाला था अभी। तो टोटल एनर्जी ये आएगी। दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट दिस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर करंट की टेंडेंसी सेम है तो प्लस है, टेंडेंसी अपोजिट है तो माइनस है। दोनों करंट ऐसे हैं, सॉरी उल्टा बोला मैंने, दोनों करंट ऐसे हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव। तो फिलहाल इस केस में नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव आएगा जब करंट पैरेलल है, नेगेटिव आएगा जब एंटी पैरेलल करंट है। उल्टा बोला, फिर उल्टा बोल दिया, क्या कर रहा हूं। हाँ, नेगेटिव आएगा जब पैरेलल है, पॉजिटिव आएगा एंटी पैरेलल। रटने की जरूरत नहीं। इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी उधर ही है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट, इसका मैग्नेटिक फील्ड आपस में पैरेलल है, और आपस में पैरेलल है तो एनर्जी मिनिमम होगी, m डॉट बी से नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो करंट सेम डायरेक्शन में है, तो जो हमने आंसर लिखा है वो इसके लिए लिखा है कि अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए प्लस है, सेम डायरेक्शन में होते माइनस होता। तो आंसर अपना ये बन गया। ऐसे ही इसमें दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन ये वाला टर्म पॉजिटिव है इफ Q1 Q2 सेम साइन, नेगेटिव है अपोजिट साइन। तो वैसे ये वाला पार्ट सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन अच्छी बात है कि आप इसको सोच पाएं कि एनर्जी लिखेंगे कैसे। इंटरैक्शन एनर्जी पॉजिटिव कैसे है, दो डाइपोल है, अपोजिट रखें, जैसे ये डाइपोल NS, ये S, ये NS रिपेल करेंगे, और अगर ये रिपेल करेंगे मतलब एनर्जी ये वाली टर्म पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो वो म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू पे डिपेंड कर जाएंगी चीजें। ठीक है, तो m की वैल्यू लिखेंगे, प्लस माइनस हम अलग से सोचेंगे, और m गिवन होगा, m निकालने की जरूरत नहीं है आपको। तो मोर और लेस इसमें एक हाफ आ रहा था, तो इसमें हाफ आ रहा है। इसमें देखिए यहां डिनोमिनेटर 8 8 4, यहां 2 2 1। ठीक, तो उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई होगी कि वहां एनर्जी कैसे लिख रहे हैं, यहां एनर्जी कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, यहां हम जैसे पोटेंशियल के कैलकुलेशन करते थे, यहां हम पोटेंशियल के कैलकुलेशन करते थे, वहां हम फ्लक्स के कैलकुलेशन करेंगे। जैसे हमसे पूछा होता पोटेंशियल ऑफ ए, तो क्या लिखते, पोटेंशियल एट ए ड्यू टू इटसेल्फ, पोटेंशियल एट ए ड्यू टू Q2। एक खुद की वजह से पोटेंशियल आएगा तो Q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, एक इसकी वजह से आएगा तो Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 लिखते। ठीक ऐसा ही इसमें आता कि टोटल फ्लक्स ऑन 1 पे नेट कितना है, तो फ्लक्स 1 ड्यू टू इटसेल्फ, फ्लक्स एट 1 ड्यू टू सेकेंड कॉइल, और यहां लिखते
खुद की वजह से फ्लक्स कितना है, ये L1 है, ये L2 है, खुद की वजह से है L1 I1, डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट। इसकी वजह से फ्लक्स कितना है, -M/I2। सोचो माइनस क्यों, इसकी फील्ड लाइन ऐसी आ रही है, खुद की फील्ड लाइन ऐसी है, तो खुद की वजह से अगर प्लस है तो इसकी वजह से माइनस है। ये टोटल फ्लक्स के कैलकुलेशन। कोशिश करिए समझने की, एनालॉजी के साथ समझोगे बहुत आसानी से समझ में आएगा। वोल्टेज के कैलकुलेशन कैसे कर रहे थे, चार्ज Q इंटू इसका वोल्टेज, चार्ज Q1 इसका वोल्टेज, चार्ज Q2 की वजह से वोल्टेज इस पॉइंट पे, तो खुद का पोटेंशियल लिखते, एक इस चार्ज की वजह से आता तो वोल्टेज में 2 का रोल आता। यहां भी हमने देखा तो यहां पे फ्लक्स निकाल रहे हैं तो एक खुद की वजह से आएगा, एक इसकी वजह से आएगा। ऑब्वियसली करंट अगर पैरेलल होते, सेम डायरेक्शन में होते तो यहां प्लस आता। ठीक है, तो एक खुद का एक इसका, ऐसे इसका लिखते तो एक खुद का लिखते, एक उसका लिखते, और सिंपल बात है यहां वोल्टेज निकालते तो एक खुद की वजह से निकालते, एक इसकी वजह से निकालते। तो जैसे कैलकुलेशन मोर और लेस यहां है वैसे ही कैलकुलेशन यहां है, तो वोल्टेज की एनालॉजी वहां फ्लक्स के साथ है। ठीक है, और वोल्टेज V इज इक्वल टू Q/C, तो वोल्टेज V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q है, वहां वोल्टेज की जगह क्या आया, फ्लक्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो जैसे भी है याद रखिएगा और म्यूचुअल इंडक्टेंस समझने की कोशिश करिएगा। एग्जाम्पल 1, मान लीजिए यहां से करंट जा रहा था 3 एम्पियर और इंक्रीजिंग एट ½ एम्पियर पर सेकेंड, ये 6 हेनरी, ये 4 ओम, ये 5 वोल्ट। अब ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, फाइंड पोटेंशियल ऑफ B। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इस इंस्टेंट पे ये एक इंडक्टर है तो ये एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा, करंट बढ़ रहा है हाफ रेट से, तो ये इंडक्टर बिहेव किसकी तरह कर रहा है, एक ऐसी बैटरी। तो इंडक्टर पे करंट ऐसा है, बढ़ रहा है तो इसकी बैटरी बनेगी ऐसी, और LdI/dt 6 × 2 3 वोल्ट की बैटरी। करंट कितना गया, 3 एम्पियर, ये कितना है 5 वोल्ट। तो ये अगर VA है तो VA से चालू करो, 3 वोल्ट गिरा, 3 गिरा, IR 3 × 4 12 कम हुआ, 5 बढ़ा, VB पे पहुंच गए। A से गए यहां तक पहुंचे तो ये 3 वोल्ट का ड्रॉप आया, 3 वोल्ट का ड्रॉप, 3 × 4 करंट के पैरेलल जाते हैं तो ड्रॉप आता है 12 का ड्रॉप, 5 का इंक्रीमेंट इक्वल टू VB। तो ये आंसर आ गया, VB - VA पूछा होगा शायद, तो VB - VA इज इक्वल टू -12 -3 -15 -10 वोल्ट। ये आंसर है। तो देखिए क्या पता चला हमें कि कैपेसिटर में, रेजिस्टर में, बैटरी में, इंडक्टर में। बैटरी में 2 तरह से हो सकता था, ये तो इसके अक्रॉस ड्रॉप चाहिए, तो इसके अक्रॉस ड्रॉप Q/C है, तो इसकी इक्विवेलेंट बैटरी ऐसी है Q/C की। यहां इक्विवेलेंट बैटरी कहा जाए तो ये बैटरी इस तरह है IR की। सोचो, ड्रॉप से अंदाज लगाओ, करंट ऐसा है तो यहां वोल्टेज ज्यादा होगा, यहां कम होगा तो ड्रॉप होगा, तो इसके अक्रॉस जाओगे तो IR का ड्रॉप होगा। यहां करते तो E और R, तो यहां पे ड्रॉप कितना आया, E - IR, E का ड्रॉप IR का, दोनों का जुड़ गया, E + IR का ड्रॉप, डिक्रीमेंट। यहां पे E का इंक्रीमेंट, IR का डिक्रीमेंट, इतना इंक्रीमेंट आया नेट। यहां पे इक्विवेलेंट बैटरी जो बनी उल्टी डायरेक्शन में -LdI/dt।
तो प्लस भी आ सकता था, माइनस भी आ सकता था। तो हम क्या करते हैं कि यहां पे जो चेंज आएगा वो E प्लस आई आर का आएगा, बैटरी चार्ज हो रही है। यहां जो चेंज आएगा वो E माइनस आई आर का आएगा, डिस्चार्ज हो रही है। यहां चेंज आएगा आई आर, यहां चेंज आएगा Q बाय सी, यहां चेंज आएगा L डी आई बाय डी टी। सबके चेंज के मैग्नीट्यूड हमें पता है, साइन हम अंदाज लगाएंगे। सबसे आसान ये कि यहां प्लस यहां माइनस, फिर ये क्योंकि हाई जिस तरफ से करंट आ रहा है वहां वोल्टेज ज्यादा है, फिर ये यहां वोल्टेज ज्यादा है यहां कम है क्योंकि यहां भी ड्रॉप हुआ, आई आर भी ड्रॉप। यहां पे डिपेंड करेगा ई माइनस आई आर में कौन जीत रहा है। यहां पे करंट बढ़ रहा है तो अपोज करेगा, घट रहा है तो सपोर्ट करेगा बैटरी। तो ये इस तरीके से हम जितने डिवाइसेस थे ये हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है, कैपेसिटर, रेजिस्टर, इंडक्टर, बैटरी, और हम सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जानते हैं। नाउ इंडक्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल, बिल्कुल आसान। अगर दो इंडक्टर हमारे सीरीज में है L1 और L2, तो इनको हम सिंगल इंडक्टर से रिप्लेस करना चाह रहे हैं, तो जो करंट यहां भेजा वही यहां भेजना पड़ेगा। तो इसका ड्रॉप V1, इसका ड्रॉप V2, इसका ड्रॉप V, और हमें पता है V की वैल्यू V1 प्लस V2 है, और V कैन बी रिटन एज माइनस L इक्विवेलेंट डी आई बाई डी टी, V1 माइनस L1 डी आई बाई डी टी माइनस L2 डी आई बाई डी टी। तो क्या बन गया? L इक्विवेलेंट L1 प्लस L2। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इस पे आया वो आया कितना? L1 डी आई बाई डी टी, L2 डी आई बाई डी टी, और इस पे L इक्विवेलेंट डी आई बाई डी टी। करंट तो सेम ही है क्योंकि हम सिस्टम से जब रिप्लेस करेंगे तो सेम करंट पे सेम वोल्टेज आना चाहिए। तो L इक्विवेलेंट इक्वल टू L1 प्लस L2। तो इंडक्टर्स इन पैरेलल, तो पैरेलल में हम सीधे ये देखेंगे कि अगर ये L1 है, ये L2 है, ये I1 है, ये I2 है, तो इसका वोल्टेज अगर V है तो V की वैल्यू L1 डी आई वन बाय डी टी इक्वल टू L2 डी आई टू बाय डी टी। और अगर इसको एक सिंगल सिस्टम से रिप्लेस करते तो यहां से करंट I जो जा रहा होता वो L इक्विवेलेंट, तो इसी को हम लिख सकते हैं कि वही पोटेंशियल डिफरेंस यहां आना चाहिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस L इक्विवेलेंट डी आई बाय डी टी आएगा। और ये तीनों आपस में बराबर हैं, और हमें पता है I की वैल्यू I1 प्लस I2 है, तो डी आई बाय डी टी की वैल्यू डी आई वन बाय डी टी प्लस डी आई टू बाय डी टी होगी। डी आई बाय डी टी की वैल्यू V बाय L इक्विवेलेंट छाप दो, नेगेटिव कट जाएंगे, ये V बाय L1, ये V बाय L2, तो हैंस प्रूव 1 अपॉन L इक्विवेलेंट 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2। इस पूरे डिस्कशन में हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस को निगलेक्ट किया है कि इसकी वजह से इस पे जो फ्लक्स आता तो इसकी वजह से एक बैटरी यहां बनती, इसकी वजह से बैटरी यहां बनती, उसको फिलहाल मैंने इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा L इक्विवेलेंट सीरीज में है, ये L इक्विवेलेंट पैरेलल में है, निगलेक्टिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरह ही है कि सीरीज में डायरेक्ट जुड़ रहे हैं, पैरेलल में 1 अपॉन करके जुड़ेंगे, और ऑब्वियसली करंट इनवर्स रेशियो में आएगा क्योंकि जिसका L ज्यादा है उसका करंट कम होगा। 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो रेट का रेशो ही करंट का रेशो है, तो रेजिस्टेंस जैसा है काफी हद तक। चलो, तो हम सेल्फ इंडक्टेंस समझ चुके हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। बस सेल्फ इंडक्टेंस रेजिस्टेंस की तरह तो है, लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर है कि अगर इसमें करंट कांस्टेंट है तो इस पर ड्रॉप 0 है, एनर्जी हाफ Li स्क्वायर कांस्टेंट है। और यहीं से आपको एक बात समझ में आएगी, अगर करंट बढ़ रहा है तो ड्रॉप है कितना? L डी आई बाय डी टी, और कैसा? इस तरीके का। और एनर्जी हाफ Li स्क्वायर, इमेजिन करिए ये बढ़ रही है, दैट्स वाई इट इज अपोजिंग करंट। इसी वजह से ये करंट को अपोज कर रहा है। मतलब समझिए, इसका इक्विवेलेंट बैटरी
इसका इक्विवेलेंट फिगर ऐसा बनता। करंट ये है, जरा सोचिए, ये पावर एब्जॉर्ब्ड का रेट क्या होता, LDI/dt बैटरी इंटू करंट। और जरा सोचिए d/dt ऑफ एनर्जी, d/dt ऑफ हाफ LI², सॉल्व करो जरा, ये LI/DI/dt ही लिखा है। तो ये इत्तेफाक नहीं कि करंट बढ़ रहा है तो ये अपोज क्यों कर रहा है, करंट बढ़ रहा है ये अपोज कर रहा है, अपोज करेगा तो ये केस बनेगा, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, और ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी कॉइल, वही उसकी मैग्नेटिक एनर्जी के बढ़ने का रेट है। इसीलिए इसकी मैग्नेटिक एनर्जी बढ़ रही है, क्योंकि ये बैटरी अपोज कर रही है। तो समझिए, मैं सीधे ऐसे सोचता हूं, करंट बढ़ रहा है तो हाफ LI² बढ़ रहा है, हाफ LI² बढ़ रहा है तो इसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा एनर्जी। एब्जॉर्ब कब करेगा, जब ऐसी बैटरी बनेगी। हो गया। सिमिलरली अगला केस देखिए, जब करंट घट रहा होता, तो हम कह रहे हैं कि इसका इक्विवेलेंट फिगर ऐसा बनता, और अब की बार पावर सप्लाइड है, और सप्लाइड कितना है, LDI/dt इंटू I। इसका मतलब इस बार मैग्नेटिक एनर्जी हाफ LI² मस्ट बी डिक्रीजिंग। और सही बात है, यही करंट घट रहा है तो ये एनर्जी घट रही है, इसका रेट ऑफ चेंज यही तो आएगा। तो जिस रेट से एनर्जी घट रही है उसी रेट से एनर्जी सप्लाई कर रहा है। तो सोचिए, कोई इत्तेफाक नहीं था ये होना, ये होना ही था कि अपोज करना था। और ये पहली बार नहीं हुआ है, कैपेसिटर में भी अगर ये इसकी इक्विवेलेंट बैटरी बनाते तो Q/C की ये बनती। यहां से मान लो करंट I आ रहा है, यहां से करंट I आ रहा है, तो यहां पावर एब्जॉर्ब्ड होता बैटरी इंटू करंट। इसी को Q/C dQ/dt लिख सकते हैं। और जरा रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ कैपेसिटर लिखो, d/dt ऑफ Q²/2C। क्या बनेगा, डेरिवेटिव करो तो 2Q/2C इंटू dQ/dt। सेम आया। तो इसमें हम क्या कह रहे हैं कि चूंकि करंट अंदर आ रहा है तो चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है मतलब कैपेसिटर की एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है तो किसी से तो छीनी होगी। तो ये जो इक्विवेलेंट बैटरी बन रहा है ये से छीन रहा है, और ये एनर्जी छीन रहा है और ये अपने अंदर स्टोर कर ले रहा है। ठीक है। और इमेजिन करिए, जब बाहर की तरफ करंट होता तो ये पावर सप्लाइड होता, कैपेसिटर की एनर्जी घट रही होती। तो इसको इत्मीनान से सोचिए और कोशिश करिए कॉमन सेंस बनाने की, कि आपको ये समझ में आए कि इक्विवेलेंट बैटरी का मीनिंग क्या है। इक्विवेलेंट बैटरी बनाओ, इंस्टेंटेनियस पावर मिल गई। और दरअसल हमने वर्क डन या इसकी एनर्जी का प्रूफ ही यही था। पावर हम निकाल चुके हैं, पावर में dt मल्टीप्लाई करो, dt कट गया, इंटीग्रेट कर दो तो LI/DI एनर्जी आ जाएगी, हाफ LI² इंटीग्रेशन आ जाएगा। चलो, तो उम्मीद है डिस्कशन समझ में आ गया होगा ये पूरा। तो हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस देखा, हमने एक सेल्फ इंडक्टेंस देखा पहले, कि खुद कॉइल में अगर करंट जा रहा है तो उस करंट की वजह से खुद ही कॉइल से एक फ्लक्स था, और वो फ्लक्स करंट के प्रोपोर्शनल था, तो फ्लक्स इक्वल टू LI था, EMF इक्वल टू -LDI/dt था, एनर्जी हाफ LI² थी। फिर हमने देखा अगर दो कॉइल रखी होती, एक कॉइल ये है, दूसरी कॉइल ये है, इसकी वजह से इस पे या इसकी वजह से इस पे आता, तो M12 M21 आपस में बराबर आए, उसको M लिखा, तो एक का करंट दिया है तो दूसरे का फ्लक्स सीधे MI आ जाएगा। डिफरेंशिएट करोगे EMF MDI/dt आ जाएगा। एनर्जी निकाली तो हमने निकाला MI1I2, ये एनर्जी आई, प्लस या माइनस वो हमने रिपल्शन या अट्रैक्शन से देख लिया। तो ये हमारा अभी तक का डिस्कशन है इस क्लास का। तो जो होमवर्क आपको इंस्ट्रक्शन में मिलेगा वो होमवर्क प्रॉपर आपको करना है। और ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी चीज़ें समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में।